हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट हिस्ट्री को टारगेट करते हुए वो है भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास में मैं पूरा चैप्टर रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1947 तक नहीं आपको समझाने वाला हूं। मेरा मेन जो फोकस रहने वाला है दो पार्ट्स के अंदर, दो वीडियो के अंदर मैं आपको संवैधानिक विकास का वो टॉपिक, वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट होता है संवैधानिक विकास का। देखिए, ऐसे कई सारे बिंदु, कई सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि अरे यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी हो गई। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से ध्यान से क्लियर कर लिया तो फिर आपको परीक्षा के अंदर इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है स्टूडेंट। ठीक है, तो संवैधानिक विकास से तो थोड़ी सी एक बार बैकग्राउंड बता दूं आपको, फिर बैकग्राउंड के बाद में टू द पॉइंट्स पे आऊंगा और जो कंफ्यूजन जो पॉइंट है उन्हीं को लेकर मैं चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि 1765 टू 1772 यानी कि द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत जो है क्लाइव के द्वारा की गई थी, जब क्लाइव दूसरी बार जो है बंगाल का गवर्नर के रूप में भारत आए थे। आप जानते हैं कि उस समय में जो है एक भारी लूट जो है उस समय में मचाई गई भारत के अंदर। जो कंपनी के जो पदाधिकारी थे, कंपनी के पदाधिकारियों ने अपने निजी लाभ के लिए जो है भारतीयों का शोषण यहाँ पे किया लगातार। वैसे कंपनी घाटे में जाती गई, तो यहाँ पे संसद के द्वारा इनको रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। अब रेगुलेट करने का प्रयास सबसे पहली बार किया गया, एक वर्ड आया रेगुलेट। पहला पॉइंट जो मेरा आपको समझाने का मेन फोकस है, पहला पॉइंट रेगुलेट। तो आप में से कई सारे, मतलब ये चीज यहां पे क्वेश्चन क्या बन सकता है स्टूडेंट कि अच्छा ये तो रेगुलेटिंग है 1773 का, एक बार ही रेगुलेटिंग आया है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसके बाद आप 1784 देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट आया है। लेकिन कंफ्यूजन कहां पे होता है, जैसे चार्टर एक्ट में कंफ्यूजन होता है। भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया। अगर कभी भी आए कि पहला चार्टर एक्ट कब आया था, तो पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में। कितने चार्टर एक्ट आए, तो 4 चार्टर एक्ट आए, लगातार आए। इसमें यह अच्छी बात है, 1793, 1813, 1833 और 1853। कभी भी आपसे पूछा जाए पहला चार्टर एक्ट कौन सा था, तो आप बता दोगे 1793। लास्ट का चार्टर कौन सा था, तो आप बता दोगे 1853। नंबर 1 बात। कितने आए टोटल, तो 4 आए। फिर इसके बाद क्या थे, 1853 के बाद क्या थे, तो 1853 के बाद आप देखेंगे कि 1858 में भारत शासन अधिनियम आएगा, भारत सरकार अधिनियम आएगा। फिर आप 1861 में आप देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम आएगा, भारतीय परिषद अधिनियम आएगा, काउंसिल आएगा, काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट। और एक चीज पाओगे आप, आपसे पूछा जाए पहला इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया, तो आपको लगेगा पता नहीं कब आया होगा इंडियन काउंसिल एक्ट। पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, दूसरा 92 में, तीसरा 1909 में। तो 1909 तक आपका क्या आया, ये काउंसिल एक्ट आया। 58 में गवर्नमेंट एक्ट था, इससे पहले चार्टर एक्ट था, उससे पहले पिट्स इंडिया एक्ट था, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट था, और 1919, 1935 फिर ये भारत शासन अधिनियम, और ये आपका यहां पे आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935। तो मैं ये मान के चलूं कि पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि कौन सा चार्टर है, कौन सा रेगुलेट है, कौन सा काउंसिल एक्ट है, कौन सा गवर्नमेंट एक्ट है। फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट के अंदर हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर एक बात आती है, एक पॉइंट आता है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, या आप बोल सकते हैं गवर्नर जनरल पर कंट्रोल करने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर 4 सदस्य परिषद का गठन 1773 के अंदर। आप एक चीज देखिए, 1773 में वारेन हेस्टिंग हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। आए तो बंगाल के गवर्नर के रूप में ही थे 1772 में, बट आफ्टर 1 ईयर 1773 में गवर्नर जनरल बन गए। इनको कुछ जिम्मेदारियां दे दी गई, मद्रास और बॉम्बे के ऊपर भी इनको कुछ अधिकार मिल गया। यानी कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की, केंद्रीयकरण की शुरुआत 1773 के अंदर मिल जाती है। अब जब जिम्मेदारी दी है तो कंट्रोल भी करेंगे, तो
कंट्रोल के लिए 4 मेंबर ऐड किए गए जो काउंसिल के मेंबर है, जिनको आप पढ़ते हैं नॉर्मली बुक के अंदर, क्लेवरिंग, मॉनसेन, बोरवेल, फिलिप फ्रांसिस। क्लेवरिंग, मॉनसेन, बोरवेल, फिलिप फ्रांसिस, ये 4 मेंबर आप पढ़ते हैं नॉर्मली। अब आप इन 4 मेंबरों की कहानी आप देखिए, कहीं पे 3 रह जाते हैं, कहीं पे 4 हो जाते हैं, कहीं पे 5 हो जाते हैं, कहीं पे 6 हो जाते हैं। मैं आज इस सेकंड पॉइंट को आप अच्छे तरीके से क्लियर आपको कर देता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, रेगुलेटिंग एक्ट में तो 4 मेंबर, चारों के मैंने नाम लिए हैं। उसके आप इसमें एक देखेंगे कि कुछ समय के बाद मॉनसेन जो काउंसिल का मेंबर था, उनकी मृत्यु हो जाती है वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में। उनकी जगह पे एडवर्ड व्हीलर आ जाता है। एडवर्ड व्हीलर आ जाता है मॉनसेन की जगह, क्योंकि मॉनसेन की मृत्यु हो जाती है। इनमें से फिलिप फ्रांसिस सबसे कट्टर या एकदम प्रतिद्वंदी के रूप में आप बोल सकते हैं, वारेन हेस्टिंग का सबसे प्रतिद्वंदी था। ओके, दूसरी बात कि इनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो, ये 3 मेंबर तो चुन के आए थे इंग्लैंड से, एक व्यक्ति काउंसिल का ऐसा था जो भारत में था, वारेन हेस्टिंग का दोस्त था, उसका नाम था बोरवेल। मैं काउंसिल की बात कर रहा हूं। अब अगली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 4 मेंबर थे, काम नहीं करने देते थे, बाधा डाल देते, चूंकि बहुमत से यहां पे निर्णय होना होता था। 3 एक जगह हो जाते थे तो वारेन हेस्टिंग के साथ में सिर्फ एक रहता था, तो यहां पे काम में बाधा आती थी, अड़चने आती थी। तो इसको सुधार किया गया 1784 में। 1784 में क्या किया गया, जो काउंसिल के जो मेंबर थे गवर्नर जनरल की, उसको 4 से कम करके कितना कर दिया गया, 4 से कम करके 3 कर दिया गया। ध्यान रखोगे यहां पे कि रेगुलेटिंग एक्ट में 4, यहां पे 3। अब इसके बाद आइए, 1793 में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। 1813 में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है स्टूडेंट्स। 1833 में थोड़ी सी छेड़छाड़ हुई है। क्या हुई है कि जो 3 मेंबर थे, अभी 3 मेंबर इसलिए किए गए थे चूंकि गवर्नर जनरल को अपना बात रखने का अधिकार मिले, चूंकि वो पहले काम ही नहीं हो पाता था गवर्नर जनरल का। और कॉर्नवालिस जब आया था 1786 में, तो उन्होंने पूरी प्रॉपर एक वर्चस्व उनका अपनाया था, सेनापति के रूप में भी कार्य किया था और गवर्नर जनरल तो था ही। आप देखेंगे 1833 में पहली बार, मतलब एक विधि के सदस्य को, एक लो मेंबर को ऐड यहां पे किया गया। 1833 का एक्ट, जिसको आप सेंट हेलेना एक्ट के रूप में भी जानते हैं, एग्जाम में आ सकता है कि सेंट हेलेना एक्ट कौन सा था, तो 1833। तो सेंट हेलेना एक्ट के अंदर, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के अंदर एक विधि सदस्य को ऐड किया गया। जो विधि सदस्य था वो परमानेंट विधि सदस्य नहीं था, यहां पे टेम्परेरी रूप से इसको ऐड किया गया। और ये कौन था, तो आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले था। तो यहां यानी कि मेंबर दोबारा से फिर 4 हो गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी 4, अब भी 4 हो गए, ठीक है। लेकिन एक चौथा मेंबर जो है, लो मेंबर, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी बेस पे है। अब अगला जो चार्टर एक्ट आता है, अंतिम जो चार्टर एक्ट आता है 1853 में, ये जो लो मेंबर है, इस लो मेंबर को परमानेंट कर दिया जाता है, यानी कि स्थायी रूप से 4 मेंबर जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में हो जाते हैं। इतनी बात आप समझ में आई होगी। ये तो थी 4 मेंबर तक की कहानी। 1858 में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब आइए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहां पे आप जानते हैं कि 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होगी, विभागीय प्रणाली की शुरुआत होगी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत होगी। इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ये विभाग बना दिए गए, इनको अलग अलग विभाग दे दिया गया। तो यानी कि एक विभाग ऐड कर दिया गया 1861 में। अब विभाग हो गए बनके 5, यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में मेंबर हो गए 5। अब गवर्नर जनरल, ये वायसराय आप इसको बोलेंगे, अब आप इसको वायसराय बोलेंगे। तो मेंबर कितने हो गए, 5 हो गए। आप देखोगे 1861 में ही आगे चलकर 1878 में एक मेंबर को और ऐड किया गया, जो पीडब्ल्यूडी, जिसको आप सार्वजनिक निर्माण विभाग आप देखते हैं, 6ठा मेंबर ऐड किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 मेंबर हो जाते हैं, 6। एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, 3 से 4, 4 से 3, सॉरी 4 से 3, 3 से 4, फिर परमानेंट, और 5 और 6 तक की कहानी बता दी। अब 6 से आगे नहीं जाना है आपको। ये 6 मेंबर रहेंगे आपके 1935 तक, यही मेंबर रहेंगे। बट इसमें एक चीज ऐड करनी है आपने, 1861 तक, या मैं बोलूं कि 1892 तक इन मेंबरों में किसी भी भारतीय मेंबर को ऐड नहीं किया गया। किसी भी 1892 तक कोई भी भारतीय मेंबर इसमें नहीं था। पहली बार भारतीय मेंबर कब ऐड किया गया, 1909 में किया गया। आप कमेंट में बताना मुझे, कौन पहला भारतीय मेंबर था जो भारतीय गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड किया गया 1909 में, एक मेंबर 6 में से। उसके बाद आप 1919 देखेंगे, विस्तार थोड़ा किया गया, भारतीयों को दिया गया अधिकार। 1919 में 6 में से 3 मेंबर भारतीय थे, 6 में से 3 मेंबर भारतीय थे।
तो मैं ये मान के चलता हूं कि गवर्नर जनरल वाली कहानी, काउंसिल वाली कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पहला मैंने बताया कि कौन सा चार्टर, कौन सा पिक्ट, दूसरा मैंने बताया काउंसिल की बात। अब तीसरी बात आप यहां पे सुनिए। तीसरी बात के अंदर क्या है, मैं थोड़ा अधिकार की बात कर देता हूं। देखिए, आप जानते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये पहले से चले आ रहे थे। आप जानते हैं कि 1773 में इनकी संख्या 24 कर दी गई, जिनका टाइम पीरियड 4 साल के लिए था, और जिनको जो है हर साल जो है यानी कि 1/4 मेंबर को मतलब निकल जाते थे, उसकी जगह दूसरे आ जाते थे, यानी कि 6 मेंबर हर साल नए आते रहते थे। ये चलता रहता था ये प्रक्रिया 24 में से ना, 24 में 6। जैसे आप जानते हैं कि राज्यसभा में हमारे कुछ मेंबर आते रहते हैं और चलते रहते हैं वो प्रक्रिया विधान परिषद के अंदर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अधिकार दिया गया इनको बहुत ज्यादा। कंपनी को लीड कर रहे थे, लेकिन चूंकि संसद धीरे धीरे रेगुलेट करने का प्रयास कर रही थी, कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी कंपनी पे। अब इनको नियंत्रण में लाने के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए संसद ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया, कब किया गया, तो आप बोलोगे 1784 में, 1784 में। कि क्या काम था, इनको कंट्रोल करना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये प्रक्रिया चलती रही, ये प्रक्रिया चलती रही इस प्रकार से। आगे चलकर आप देखोगे 1793 में, मतलब ये बात मैंने 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की बताई, 1793 में क्या किया कि भारतीय निधि से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पे किया जाने लगा। भारतीय निधि से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पे किया जाने लगा। अब आप एक चीज देखोगे यहां पे कि जब कंपनी का शासन समाप्त होता है, कंपनी का शासन समाप्त होता है 1858 में भारत शासन अधिनियम आ जाता है, महारानी शासन आ जाता है। तो जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का शासन भी समाप्त हो गया, और जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का शासन समाप्त हो गया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो उनको नियंत्रण में लाने के लिए किया गया था इस पद का गठन, जिसके मेंबर 6 होते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त 1858 में। इसके बाद आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं सुनोगे, इसके बाद आप सुनोगे कि भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद आ जाता है 1861 के अंदर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS, भारत सचिव, और जिसको वेतन भारतीय निधि से ही दिया जाने लगा। ये 1919 तक दिया जाता रहा। 1919 में जब भारतीयों ने मांग की, तब जाके इसको समाप्त किया गया, तब जाके इसको समाप्त किया गया। फिर कमिश्नर को भारतीय निधि से वेतन दिया जाने लगा, ठीक है।